इतिहास गवाह है, कभी कभी तलवारें नहीं, जिद नक्शे बदल देती हैं। और उसी पल में किसी दूसरे इंसान का झुक जाना हार नहीं होता, वो शायद एक भयानक तबाही को टालने का सबसे मुश्किल फैसला बन जाता है। आज हम भारत के विभाजन की कहानी को इसी नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ तारीखों और समझौतों की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे दो इंसानों के टकराव की तरह देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की जिद और महात्मा गांधी का झुकाव। और ये पड़ताल किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है। बिल्कुल, मकसद बस ये समझना है कि कैसे एक व्यक्ति की जिद ने एक देश को दो टुकड़ों में बांट दिया और कैसे दूसरे व्यक्ति के झुकाव ने शायद एक और बड़े खून खराबे को टाल दिया। और सबसे जरूरी सवाल कि 1947 की उस जिद की गंध आज भी हमारी हवा में कैसे मौजूद है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो शुरुआत उस जिद से करते हैं। जिन्ना वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दौर में वो तो कानून और संविधान की भाषा बोलने वाले नेता थे। हाँ, वो एक संयुक्त भारत के हिमायती थे, अलगाववादी तो बिल्कुल नहीं थे। तो फिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? कहां से ये सोच इतनी मजबूत हो गई कि अलग देश के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा? देखिए, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए डर का नतीजा था। डर? किस चीज का डर? जिन्ना को ये लगने लगा था कि आजाद भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, जहां मतलब बहुमत की ही चलेगी, हाँ, वहां मुसलमानों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार हमेशा के लिए हाशिए पर चले जाएंगे। और ये सिर्फ उनका अपना डर नहीं था, वो इसे अपने पूरे समुदाय की एक चिंता की तरह देख रहे थे। मतलब ये सत्ता की लड़ाई से ज्यादा पहचान और सुरक्षा की लड़ाई बन गई थी। एकदम। और यहीं पर वो मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। जब कोई समुदाय अल्पसंख्यक होता है तो उसमें ये डर स्वाभाविक रूप से आ सकता है कि बहुमत का सैलाब उसकी पहचान को ही न भा ले जाए। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस की जो भारी जीत हुई और उसके बाद कुछ प्रांतों में उनका जो रवैया रहा, उससे जिन्ना का ये डर और पक्का हो गया। उन्हें लगा कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं, बल्कि एक हिंदू पार्टी की तरह बर्ताव कर रही है, जो मुसलमानों को सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं होगी। और इसी डर ने एक राजनीतिक मांग को एक अटूट जिद में तब्दील कर दिया। ठीक यहीं पर वो मोड़ आता है। ये अब कोई बातचीत से सुलझने वाली मांग नहीं रही, ये एक नॉन नेगोशिएबल डिमांड बन गई। एक ऐसी शर्त जिसके आगे कोई समझौता नहीं। हाँ, स्रोत में एक जगह लिखा है, जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को एक राजनीतिक हथियार से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक कवच बना लिया था। ये कवच उस डर से बचाता था कि आजाद भारत में मुसलमान राजनीतिक रूप से अनाथ हो जाएंगे। मतलब उनकी जिद कह रही थी कि अगर इस घर में बराबरी का कमरा नहीं मिलेगा तो हम अपना आंगन ही अलग कर लेंगे। बिल्कुल। ये समझना वाकई जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम इतिहास को बस अच्छे और बुरे लोगों की कहानी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ एक नेता है जो अपने समुदाय के डर को आवाज दे रहा है। और वो आवाज इतनी बुलंद हो जाती है कि देश टूटने की कगार पर आ जाता है। और जब एक तरफ इतनी अटूट जिद हो तो दूसरी तरफ तो फिर दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आप भी उतनी ही बड़ी जिद लेकर खड़े हो जाए, या फिर आप झुकने का विकल्प चुने। और यहीं कहानी में गांधी की एंट्री होती है। और ये मेरे लिए हमेशा से सबसे बड़ी पहेली रही है। वो गांधी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को अपने सिद्धांतों पर झुका दिया, वो एक इंसान की जिद के सामने झुक गए। क्या ये उनकी सियासी हार नहीं थी? शायद इसे हार या जीत के चश्मे से देखना ही सबसे बड़ी गलती है। स्रोत इसे एक असंभव चुनाव की तरह देखते हैं, एक इम्पॉसिबल चॉइस। असंभव चुनाव? हाँ, गांधी के सामने दो रास्ते थे और दोनों ही तबाही की ओर जा रहे थे। पहला, देश की एकता के लिए जिन्ना की जिद का सामना करना, जिसका मतलब था एक लंबा खूनी गृह युद्ध, लाखों लोग मारे जाते। और दूसरा रास्ता था देश को बांट देना, जो उनके अखंड भारत के सपने की मौत थी। लेकिन शायद वो उस वक्त हो रहे खून खराबे को रोक सकता था। और वो उस खून खराबे को सिर्फ अखबारों में नहीं पढ़ रहे थे, वो अपनी आंखों से देख रहे थे। बिल्कुल। 1946 के कलकत्ता, नोआखाली, फिर बिहार के दंगे, सड़कें इंसानी खून से लाल थीं। स्रोत में एक बहुत मार्मिक तुलना है। क्या? जिन्ना की जिद कागज पर एक नया नक्शा खींचना चाहती थी, गांधी की चिंता जमीन पर बिछ रही लाशों को उठाना थी। गांधी को दिख रहा था कि अगर जिद के जवाब में जिद दिखाई गई तो देश तो शायद एक रह जाए, लेकिन इंसानियत मर जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन्ना की जिद राजनीतिक सुरक्षा के लिए थी
और गांधी का झुकाव जान की सुरक्षा के लिए था। ये एक बहुत सटीक तरीका है इसे समझने का। गांधी के लिए एक इंसान की जान की कीमत देश की भौगोलिक सीमाओं से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने उस आग को बुझाने के लिए बंटवारे की कड़वी दवा पी। लेकिन क्या वो अकेले थे इस फैसले में? नहीं, स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि उस वक्त तक शायद गांधी अकेले पड़ भी गए थे। कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता जैसे नेहरू और पटेल, वो भी जमीनी हकीकत देखकर इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो वो भी मान चुके थे। हाँ, उन्हें लग रहा था कि एक कमजोर केंद्र वाली सरकार से बेहतर एक छोटा लेकिन मजबूत भारत बनाना है। तो गांधी का झुकना सिर्फ उनका फैसला नहीं था, बल्कि उस वक्त की एक तरह से राजनीतिक हकीकत को स्वीकार करना था। हाँ, लेकिन ये हमें उस अहम सवाल पर वापस लाता है, क्या गांधी का ये फैसला एक तत्काल शांति थी जिसके साथ एक कभी ना खत्म होने वाला दर्द जुड़ा हुआ था? बोलिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और उस फैसले की कीमत, वो तो हम जानते हैं। स्रोत कहते हैं बंटवारे का फैसला कागज पर हुआ, पर उसकी स्याही इंसानी खून से गाड़ी थी। वो जो लकीर खींची गई, उसने जमीन पर करोड़ों जिंदगियों में भूचाल ला दिया। उस त्रासदी को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। स्रोत में चश्मीदों के हवाले से लिखा है कि रेलगाड़ियां जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाती थीं, तो वो इंसानों से नहीं, लाशों से भरी होती थी। एक ही रात में घर, खेत, दुकानें, सब कुछ पराया हो गया। जिनकी बोली एक थी, त्योहार एक थे, यादें साझी थी, उन्हें एक सरकारी लकीर ने दुश्मन बना दिया। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये आत्मा का बंटवारा था। बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान बना, लेकिन उसका जन्म ही एक डर और असुरक्षा के एहसास के साथ हुआ। और भारत बच तो गया, लेकिन उसकी आत्मा पर एक ऐसा जख्म लगा जो आज भी हरा हो जाता है। और यहीं पर हमें उस जिद की विरासत को देखना होगा। ये कहानी 1947 में खत्म नहीं हुई। इसकी गूंज तो आज भी हमारे कानों में पड़ती है। स्रोत की एक पंक्ति है, सीमाएं कंटीली हो गईं और भरोसा नाजुक। ये दो शब्द आज के रिश्ते को पूरी तरह बयां कर देते हैं। क्या स्रोत इसका कोई ठोस उदाहरण देते हैं कि ये विरासत आज कैसे जिंदा है? हाँ, कश्मीर तो सबसे सीधा और दर्दनाक उदाहरण है। स्रोत कहते हैं, कश्मीर की हवा में आज भी 1947 की चीखें घुली हुई हैं। और ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है, ये एक राजनीतिक हकीकत है। हाँ, दोनों देशों के बीच जो अविश्वास की दीवार है, उसकी नींव उसी जिद और बंटवारे ने रखी थी। लेकिन इसका असर सिर्फ कश्मीर तक नहीं है। और कहाँ दिखता है ये असर? दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति में। पाकिस्तान अपनी पैदाइश से ही अपनी पहचान को लेकर एक कश्मकश में रहा है। क्या वो एक इस्लामिक राष्ट्र है या मुस्लिम बहुल लोकतांत्रिक देश? और इस सवाल की वजह से वहाँ लोकतंत्र हमेशा कमजोर रहा। बिल्कुल। और वहीं भारत, जो एक सेक्युलर राष्ट्र बना, आज भी ये लड़ाई चल रही है। असली भारतीय कौन है, इस पर बहस होती है, नागरिकता पर सवाल उठते हैं। ये सब उसी बंटवारे की देन है। और शायद सबसे गहरी बात जो स्रोत कहते हैं वो ये है कि जिन्ना ने जो रेखा खींची थी वो सिर्फ जमीन के नक्शे पर नहीं थी, वो दिलों के अंदर खिंच गई। और दिलों में खींची लकीरों को मिटाना सबसे मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। जमीन की सरहदों तो सेनाएं संभालती हैं, लेकिन जहन की सरहदों को तो पीढ़ियां ढोती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ा सबक क्या है? मुझे जो समझ आया वो ये कि झुकना हमेशा हार नहीं होता, और जिद करना हमेशा जीत नहीं होती। सही। जिन्ना अपनी जिद में कामयाब हुए, उन्हें देश मिला, लेकिन उस देश को वो स्थिरता नहीं मिली जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। और गांधी, जो अखंड भारत पर नहीं अड़े, वो तत्काल शांति खरीदने में कामयाब हुए, लेकिन उसकी कीमत एक स्थायी पीड़ा के रूप में चुकानी पड़ी। और इन दोनों की जिद और झुकाव के बीच पिस कौन गया? वो आम इंसान जिसके पास न जिद थी न सत्ता, सिर्फ एक घर था जो अब उसका नहीं रहा। और इसीलिए इस इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि हम आज को समझ सकें। स्रोत का इशारा साफ है, बंटवारे की वो मानसिकता आज भी जिंदा है। जब भी राजनीति हम बनाम वो पर आधारित होती है। हाँ, जब भी किसी एक समुदाय को दूसरे से खतरा बताकर वोट बटोरे जाते हैं, तो हम अनजाने में 1947 की उसी जिद को हवा दे रहे होते हैं। ये इतिहास एक चेतावनी है। अगर जिद ने एक बार देश तोड़ दिया तो वही जिद समाज को भी तोड़ सकती है। इसलिए स्रोत के अंत में जो सवाल पूछा गया है वो शायद सबसे जरूरी है। वो किसी को दोषी नहीं ठहराता, हाँ, बल्कि हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। और वो सवाल है, सवाल ये नहीं कि 1947 में कौन जीता या कौन हारा। असली सवाल ये है कि हमने इंसानियत के तौर पर क्या खोया। और मैं इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा।
जो हमने खोया क्या उसे फिर से पाने का कोई रास्ता है, या दिलों में खिंची लकीरें अब पत्थर की हो गई हैं?